हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन एंड 3D स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो टू द पॉइंट डायरेक्ट आते हैं। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन होता क्या है? इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एक लिमिटेड फिक्स आपके रेजिस्टर होते हैं, उन्हीं के मतलब डेफिनेट रेजिस्टर के क्या कहते हैं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस, मतलब एडिशन करते जाइए तो आपको एक इनफाइनाइट पैटर्न दिख जाए, उसी को इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रेजिस्टर, ध्यान सुनिएगा, सेट ऑफ रेजिस्टर के आपके क्या होता है इनफाइनाइट एडिशन को ही इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बोलेगा, जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे क्या है रिपीटिशन मोड में कौन कौन से हैं, 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बच्चा बोलेगा नहीं सर 4 3 4 3 4 3 4 3 एंड सो ऑन। मैंने कहा गुड। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आप बोलेंगे सर रिपीटिशन इसमें कौन से सेट रिपीट करें बार बार, ये 4 3 4 3 4 3 कि ये 3 4 3 4 3 4। मेरी बात समझ गए? तो सबसे बेस्ट याद रखिएगा, आपके सेट को ऐसे चूज करना है कि कोई रिमेनिंग रजिस्टर ना बचे। आपका सेट ऑफ रजिस्टर्स ऐसे होने चाहिए ताकि आपका रिमेनिंग कोई रजिस्टर ना बचे। कहने का मतलब एग्जांपल पे समझाता हूं आपको। अगर आपने चूज किया होता 3 4 3 4 3 4 तो ये 4 ओम बच गया ना, तो ये 4 ओम बचना नहीं चाहिए। तो आप कैसा सेट चूज करेंगे? 4 3 4 3 4 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब आप रिपीटिशन मतलब फाइंड आउट करना सीख गए ना। आप बोलेंगे कौन सा सेट ऑफ रजिस्टर रिपीट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा 4 3 4 3 4 3 4 3 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि 4 3 4 3 के बाद अगर रिपीट इसको मैं चूज करूं तो कोई रजिस्टर बच नहीं जा रहा। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं 3 4 3 4 को चूज करूंगा, तो मैं कह रहा हूं अगर 3 4 3 4 को चूज करो ठीक है, लेकिन ये 4 ओम तो बच जा रही है, किसके साथ पेयरिंग करेगा? तो हमेशा ऐसे रजिस्टर के सेट को आपको चूज करना है जिसमें फाइनली मतलब कोई रजिस्टर रिमेनिंग ना बच जाए। तो सिंपल, इसलिए इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या है 4 3 4 3 4 3। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, जैसे कोई बच्चा बोला 2 4 2 4 2 4 2 4 का सेट है, मैं कहूंगा नहीं 4 2 4 2 4 2 का सेट है। अब कौन सही? तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला था कि आप ऐसा रिपीटिशन चूज करिए ताकि कोई रजिस्टर रिमेनिंग ना रह जाए। तो अगर मैं 4 2 4 2 चूज करूंगा तो 4 2 4 2 में एक 2 ओम बच जाएगा ना। इसलिए जो बच्चा बोला था क्या 2 4 2 4 2 4 2 4। क्लियर है? तो मेरा इसमें रिपीटिशन किन किन रजिस्टर का है? 2 4 2 4 2 4 का, और इसमें क्या है 4 3 4 3 4 3। क्लियर है? अब आपको रिपीटिशन चूज करना है क्या कि हाँ आपके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में कौन से रजिस्टर्स रिपीट कर रहे हैं, उसको पहचाना आप सीख गए। ठीक, गुड। एक बार रिपीट फिर से कर देता हूं। अगर आपने कोई ऐसा रिपीटिशन चूज किया है, उस रिपीटिशन को चूज करने के बाद कोई रिमेनिंग रजिस्टर ना बच जाए। कहने का मतलब एक बार और रिपीट कर देता हूं, मेरी आदत है। अगर मैं 3 4 3 4 3 4 को चूज करता तो मेरा 4 ओम बच जाता, जो कि सही नहीं है। आपका कोई रजिस्टर नहीं बचना चाहिए, इसलिए मैं किस चीज को चूज करूंगा 4 3 4 3 4 3 4 3। ठीक है, अब रिपीटिशन आपको आ गया है कि हाँ रिपीटिशन कैसे चूज करते हैं। क्लियर? अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये एकदम बिल्कुल लॉजिकल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तो तुम बोलोगे सर एक पर्टिकुलर फिक्स रजिस्टर के सेट का इनफाइनाइट एडिशन कर दीजिए। मैंने कहा कैसे, जैसे मुझे समझाओ। तो तुमने कहा सर ऐसा देखिए 4 3 4 3 4 3, इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने ऐसा एक और जोड़ दिया, ऐसा एक और जोड़ दिया, ऐसा एक और जोड़ दिया। मैंने कहा गुड, हाँ मैं समझ गया। फिर मैंने कहा तब भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुम बोलोगे सर एक बेसिक आइडिया मुझे पता है। मैंने कहा कौन सा आइडिया? अगर किसी इनफाइनाइट चीज में से, इनफाइनाइट कोई क्वांटिटी में से अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक स्मॉल फाइनाइट क्वांटिटी, या कुछ ऐड कर दूं, तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। मैंने कहा हाँ सही है, सही बात है, इनफाइनाइट में कुछ घटा दो चाहे कुछ बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहीं तुमने कहा सर देखिए यहाँ पे जब 4 3 4 3 4 3 का इनफाइनाइट सेट है, तो अगर मैं बोलूं सपोज अगर ए बी के क्रॉस इस पूरे का मिला के अगर नेट रेजिस्टेंस मान ली x है, क्या है x, तो आप बोलेंगे सर तो अगर मैं एक सेट आगे यहां से अगर मैं बोलूं इस रिपीटिशन के आगे इसका भी नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? x ही होगा। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने क्या बोला, अगर इनफाइनाइट में से एक सेट घटा दो चाहे इनफाइनाइट में एक सेट ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इस चीज को काट के निकाल भी दूं और यहाँ a पॉइंट b पॉइंट दे दूं, तब भी आपका सेट वहीं एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ ठीक, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। कोई बच्चा बोलेगा सर जैसे ए बी के क्रॉस ये इस पूरे का नेट रेजिस्टेंस x है, तो अगर मैं एक सेट निकाल के फेंक भी दूं तब भी इसके बाद जो बचेगा उसका भी नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? x ही होगा। क्लियर है? ठीक, अब इसी चीज को मैं डायग्राम में बना देता हूं। जैसे कि
ये था A, ये था B, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ठीक, ये 3 ओम, ये 4 ओम। ये एक सेट के बाद अगर मैं इसके बाद नेट रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा x, तो अगर मैं मेरे का एक सेट निकाल दूं तब भी तो इसके बाद के नेट रेजिस्टेंस को मैं x बोल सकता हूं ना। तो बस उसी नेट रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया है, x, कि हाँ इसके बाद भी x बचेगा। ठीक है, क्लियर है। आपका नेट रेजिस्टेंस RAB को मैंने क्या एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन को काट के एक x लगा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत? गुड। अब जरा देखिए, ये दोनों आपस में किस में, पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों आपस किस में, पैरेलल। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होता है, प्रोडक्ट बाय सम। ठीक, और उसके बाद ये दोनों, ये पूरा सेट और ये 4 ओम किस में आ जाएगा, सीरीज में। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं इस चीज को फिर से ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 4 ओम हो जाएगा, बी ये ए, और ये इसका इक्विवेलेंट क्या, प्रोडक्ट बाय सम। जस्ट दो अगर पैरेलल में तो प्रोडक्ट बाय सम, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3x और सम कितना हो जाएगा 3 + x, और ये दोनों आपस में फिर से किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 + 3x अपॉन 3 + x मस्ट बी इक्वल टू x, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट है इसका इक्विवेलेंट सिंपल RAB ही होगा ना, RAB के क्रॉस इतना ही सेट है ना। और मैंने क्या कहा था, RAB को मैंने खुद पहले से क्या जूम कर लिया x, इसीलिए इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ x से, कर सकता हूँ कि नहीं, क्लियर है। अभी जस्ट मैंने क्या कहा था, यहाँ पे देखिए ना, इसके आगे पूरे नेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को मैंने अगर x बोल दिया, तो अगर मैं एक सेट निकाल के हटा भी दूं तब भी तो इसके आगे पूरा x होगा। तो इसी को मैंने x मान लिया और यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया था कि ये x है। ठीक, और इसका कुछ इक्विवेलेंट आएगा ना, तो क्या इक्विवेलेंट है, 4 + 3x अपॉन x + 3, और ये खुद इक्विवेलेंट फिर से x के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही हैं। क्लियर है, ओके। अब इसको जरा सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे यहाँ से कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 + 4x + 3x इज इक्वल टू 3 + x², 3x + x²। तो यहाँ से आ जाएगा 3x कट गया, तो x² - 4x - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, -b + -√b² अपॉन 4 है, तो दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जो भी आएगा तो आपको पॉजिटिव चूज करना है। तो कितना आ जाएगा 24 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 6 हो। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं मैथ से, आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे x की दो वैल्यू आएगी, और एक वैल्यू 6 ओम रहेगी, कुछ और रहेगी, वो कुछ और वैल्यू निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू तो रेजिस्टेंस हो नहीं सकती, इसलिए मैंने 6 ओम को चूज कर लिया। ओके, क्या मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, जैसे सेकंड में देखिए, सेकंड में रिपीटिशन क्या है, सेकंड में रिपीटिशन क्या है, 2 4 2 4 2 4। तो आप रैंडम कुछ भी नहीं काट के निकाल सकते कि तुमने कहा कि सर मैं इतना काट के निकाल दूं, मैंने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं काट सकते। आप मिनिमम यूनिट सेट को, मतलब आपका यहाँ पे सेट क्या है, 2 4 2 4 2 4 का है, तो आप अगर ऐसे काट देंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपने सेट बिगाड़ दिया। तो आपको काटना है तो आपको यहाँ से इसको ऐसे काट के देखना पड़ेगा। क्लियर है, ओके। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी चीज को फिर से रीड्रॉ करूं तो क्या हो जाएगा, ये A, ये B, ये 2 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, और इसके आगे के सेट के इक्विवेलेंट डिस्टेंस को मैंने फिर वहीं x मान लिया, तो क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब ये दोनों आपस में फिर से किस में हो जाएंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये दोनों आपस में सीरीज में, सीरीज के बाद सीरीज मतलब 4 + x 4x, और यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो आएगा r इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा 4x, यानी प्रोडक्ट बाय सम, प्रोडक्ट बाय सम क्या हो जाएगा 2 × 4 + x अपॉन 6 + x प्रोडक्ट बाय सम। ठीक है, इज इक्वल टू ही x के बराबर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, इसके आगे अगर आपने पूरा x माना है तो ऑब्वियस है इसके आगे तो पूरा x ही होगा। आप एक सेट हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके आगे मैंने बोला नेट रेजिस्टेंस x है तो ऑब्वियस है इसके आगे नेट रेजिस्टेंस x ही होगा। इसलिए इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्विवेलेंट है उसको मैंने x के बराबर क्या कर दिया, पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 8 + 2x इज इक्वल टू 6x + x², यहाँ से x² + 4x - 8 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, -b। ठीक है,
माइनस में तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर में तो 16 माइनस 432 अपॉन 2। ठीक है, जो भी है रूट में, मतलब कहने का मतलब है आपको मुझे मेथड से मतलब था, अब रूट टाइप में कुछ आ रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे रूट टाइप का अजीब सा आंसर आ रहा है, तो मुझे उससे मतलब नहीं था, मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये अप्लाई करके आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपॉन 2a, जो माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला पढ़े ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बस उसी से अप्लाई करके आपको निकाल लेना है। क्लियर है? आपके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट? गुड। ठीक, आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे वीडियो को फिर से पीछे जाके फिर से दोबारा रिपीटिशन मोड में, वीडियो का तो ये तो फायदा होता है, बार बार आप देख सकते हो, एक ही चीज़ 5 बार देखिए, अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम 3D स्ट्रक्चर पे। 3D स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखिए। आपके सामने मैक्सिमम यही क्वेश्चन आएगा कि एक क्यूबिकल आपको स्ट्रक्चर दी दिया गया है जिसमें सबका ईच रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, सबका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, आपको ऐसे लिख के दे दिया जाएगा। ओके, अब बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए सी, अक्रॉस ए डी। ठीक, आप इसके क्रॉस भी निकाल सकते हैं, इसके क्रॉस भी निकाल सकते हैं, एडी के क्रॉस निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे आप बोलेंगे नहीं सर क्यूब तो एक ही है, जब क्यूब ही एक है तो आपका तीनों के केस में नेट रेजिस्टेंस तो सेम आना चाहिए। मान लो कोई बच्चा डाउट क्रिएट किया, मैंने कहा चलो तुम कुछ बोल रहे हो, अब जरा ध्यान से देखिए, ए डी इज द बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, ए सी इज द फेस डायगोनल एंड ए बी इज द एज। अब ए और डी क्या है, ये बॉडी डायगोनल है। ठीक, ए एंड सी क्या है, ये फेस डायगोनल, और ए बी क्या है, ये एस डायगोनल। अब जरा देखिए, ए और डी के क्रॉस अगर मैं, सेम ही चीज है, अगर ए डी के क्रॉस मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, उस टाइम ये जो बैटरी कनेक्ट वो क्या करेगा, करंट देगा। ठीक, अगर मैं यही एज हटा के इस पॉइंट को हटा के अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल जोड़ दूं तो ऑब्वियस है इन दो टर्मिनल के रिस्पेक्ट में इस पूरे क्यूब का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या था, डायगोनल सिमेट्री थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ अलग टाइप की सिमेट्री हो जाएगी। जब अलग टाइप की सिमेट्री हो जाएगी तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो जाएगा, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग हो गया तो ऑब्वियस आपका नेट रेजिस्टेंस कुछ बदल के ही आएगा। क्लियर है? अगर आपके करंट को, अब एक मैं जैसे ऐसे एग्जांपल ही दे देता हूं, जैसे AD के क्रॉस अगर मैं टर्मिनल जोड़ता हूं, आपको मैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ बता रहा हूं, AD के क्रॉस अगर ये मैं टर्मिनल जोड़ता हूं तो A से अगर देखिए और B से देखिए तो एकदम बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसे सिमेट्रिकल, जरा देखिए, अगर मैं इधर से गया तो अगर मुझे मानने कहा कि A से D मुझे पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट पाथ बताइए, तो तुमने कहा सर ऐसे जाइए, अगर सबका एज लेंथ मान ली ए है, ठीक है, ईच साइड का लेंथ अगर मैंने ए एज्यूम कर लिया और मैंने कहा कि ए से डी पहुंचने के टोटल शॉर्टेस्ट पाथ में मुझे बताओ कि कितने रास्ते पॉसिबल है। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, अगर मैं इस पाथ से गया तो मेरे पास कितना है, ए 3a। तुमने कहा सर कोई दूसरा चूज करें, मैंने कहा ठीक है चलो ए यहाँ से भी गया तब भी 3a, यहाँ से गया तो ए 3a, यहाँ से गया तो ए 3a, ये वाला चूज करो ए तब भी पहुंच गया 3a, 1 2 3, मतलब आप कोई भी पाथ चूज कर लीजिए, हर से आपको 3a लेंथ ही चलना पड़ेगा, मतलब बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। तो A और D जो होता है ये एग्जैक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ से आपका करंट को क्या होता है, तीनों जगह से बराबर दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचना है। जब तीनों जगह से बराबर और हर जगह से सेम रजिस्टर आर हर जगह से मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है जैसे कि कहने का मतलब है A से D पहुंचना है, करंट कोई भी पाथ चूज कर उसको 3 रजिस्टर हर बार क्रॉस करना, और तीनों रजिस्टर का वैल्यू क्या है, मान लो सेम आर, तो आपका करंट क्या होगा, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बोलूं, अगर मैंने कहा इधर से आई आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, अब ये तीनों आपस में सिमेट्रिकल है। जरा देखिए इधर से और इधर से, अगर इस डायगोनल इस कोने से देखेंगे तीनों स्ट्रक्चर और इस कोने से तीनों स्ट्रक्चर देखेंगे तो तीनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। ठीक, अभी जस्ट मैंने पूरा एकदम अच्छे से बताया आपको। तो ऑब्वियस है जब तीनों बिल्कुल आपस में सिमेट्रिकल है, किसी पाथ से चूज करो, आपको हर बार बराबर ही दूरी चलनी है, तो करंट भी बोलेगा मैं बराबर तीनों में क्यों ना बढ़ जाऊं, सही बात है। तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें I/3, इसमें I/3 और इसमें भी I/3 बढ़ जाएगा। ठीक, जब करंट तीनों में I/3 बढ़ेगा तो सिमेट्री की वजह से यहाँ से भी I/3 आएगा, यहाँ से भी कितना आ जाएगा I/3 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा I/3। क्लियर है? अब देखिए सिमेट्री की वजह से जब ये करंट आगे बढ़ा तो इसके पास दो पाथ है, तो दोनों आइडेंटिकल पाथ है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये I/6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा I/6। सेम ये करंट जब यहाँ I3 इधर गया I3, तो यहाँ भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा I/6 एंड I/6। ये वाला करंट जब इधर गया तो इधर और इधर बढ़ जाएगा, ये वाला करंट ऐसे आगे जाके तो I/6 एंड
I/6। अब देखिए ये I/6 इधर आ रहा है, ये I/6 इधर आ रहा है, तो I/6 और I/6 मिलकर I/3 बन जाएगा कि नहीं। और यही I/3 देखिए एकदम एग्जैक्ट इसको मैच कर रहा है। उसी तरह ये I/6 इधर आ रहा है, ये I/6 इधर आ रहा है, तो RI/6 I/6 तो दोनों मिलकर I/3 बन गया कि नहीं। गुड। ये I/6 इधर है, ये भी I/6 इधर है, तो I/6 और I/6 मिलकर देखिए I/3 बन गया कि नहीं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। गुड। अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए इसी का इक्विवेलेंट कुछ ये हुआ, सेम वही चीज़ है। अगर मैंने कहा ये ए है, ये पॉइंट डी है, इसके बीच में आर इक्विवेलेंट कुछ ये है, और इसके क्रॉस सेम बैटरी मैंने ये लगा दिया। ये करंट कितना दे रहा है, आई। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट सिंपल V बाई आई, V इक्वल टू आई आर होता, तो इधर मैंने भेज दिया। इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। अब जरा देखिए V मतलब VA माइनस VD, ठीक, सिंपल VA माइनस VD ही तो क्या V के बराबर होगा कि नहीं। ये इधर है, ये इधर है, तो सिंपल V या VA माइनस VD बोली, दोनों सेम ही चीज़ है। अब जरा देखिए मुझे A से D में कोई भी पाथ से चूज करके पहुंचूं, हर सिमेट्रिकल है, तो चाहे इधर से जाऊं, चाहे इधर से जाऊं, चाहे इधर से जाऊं, मैं कहीं से भी जाऊंगा, मैं सब जगह आइडेंटिकल चीज़ ही फॉलो करूंगा। तो मैं A से D तक मैंने क्या लगा दिया, लूप रूल लगा दिया मैंने, किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप रूल, लूप लॉ। A पे था तो मेरा पोटेंशियल VA था, ठीक। करंट के डायरेक्शन में मैं चला, तो मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, स्मॉल r, तो सिंपल करंट के डायरेक्शन में मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, ये ऐसे और ऐसे, ये और ये मूव कर रहा हूँ। तो करंट डायरेक्शन में कितना, -I/3 इंटू आर, फिर चला -I/6 इंटू आर, फिर आया -I/3 इंटू आर। ये करंट यहाँ पे I/3 था, इसमें I/6 था, और फिर इसमें कितना होगा, फिर से I/3 इसमें है, ठीक। फिर मैं कहाँ पहुँच गया, VB पे। क्लियर है। अब ज़रा देखिए VA माइनस VB यहाँ से कितना आ गया, I/3 I/3 तो हो जाएगा ये 2/3, यानी अगर मैं सब कैल्शियम मतलब 2 यानी आ जाएगा ये 5/6 IR। और इस I को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो कितना आ जाएगा, VA माइनस VB बाई I इज इक्वल टू 5/6R। और यही VA माइनस VB है क्या, VA माइनस VB इज V, और V बाई I को क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो R इक्विवेलेंट आपका इस केस में कितना आ गया, 5/6R। याद रहेगा कैसे करना है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हर जगह लगता है और किरचॉफ्स लॉ हर जगह लगता है। कभी कोई चीज़ समझ में आए तो अपने हिसाब से इसी से सॉल्व कर लिया करिए। लास्ट लेक्चर में मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन किया है, ठीक। करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड किरचॉफ्स लॉ, इन दो से आप कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई डाउट, ये बहुत आसान था। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल, डायगोनल सिमेट्री की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सब बराबर एक दूसरे में बढ़ गया। अब पूछता है कौन सा, RAC। इसके अब क्या बोल रहा है, क्लियर है, आंसर याद रखिएगा। आपके कोई भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस हो, चाहे कभी भी इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में 1 2 3 ही 3 में से कोई एक पूछेगा, तो सबसे बेटर तीनों का आंसर ही याद कर लो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं सॉल्व कर पाते तो कोई बात नहीं, आंसर ही याद रख लीजिएगा ना, डायरेक्ट पूछता है। और आप कुछ करके तो इक्वेशन लिखना तो सीख ही गए, उसके बाद आपको आंसर अगर याद है तो निकाल, मतलब फाइनली वही चीज़ लिख देंगे, आपको बोर्ड में नंबर मिल जाएगा। बोर्ड में कोई चेक नहीं करता है, बस आंसर देखता है, ठीक है, और सुंदर डायग्राम देखता है। अब पूछेगा RAC निकाले। RAC मतलब नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस AC, फेस डायगोनल। अभी बॉडी डायगोनल के क्रॉस मैंने निकाला, अब किसके क्रॉस निकाला, मुझे फेस डायगोनल के क्रॉस। फेस डायगोनल के क्रॉस निकालने के लिए देखिए क्या करना है। ज़रा देखिए मुझे इस AC के क्रॉस निकालना है। अब ज़रा देखो ये जो मैंने ये लाइन खींचा डायगोनल, इसको अगर मैं ऐसे काट दूं, इस प्लेन के क्रॉस अगर मैं काट दूं ऐसा, ज़रा देखिए, तो ये अगर मैं इसको इस तरह से स्लाइस कर दूंगा तो ये अपर, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रक्चर है जो, ये निकाल दो तो ये अप एंड डाउन, इधर वाला और इधर वाला दोनों एक जैसे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फेस सिमेट्रिकल, मतलब फेस डायगोनल के क्रॉस इसकी सिमेट्री है। जो सिमेट्री मतलब जैसा अपर साइड में करंट फ्लो करेगा वैसे लोअर साइड में फ्लो करेगा, ऑब्वियस है। तो अगर मैं बोला इससे अगर करंट मैंने कहा I1 गया, मान ली इससे करंट I आ रहा है, इससे कहा मैंने I1 गया, तो इससे भी कितना जाएगा, I1 ही जाएगा, ठीक है। I1 इधर गया तो I1 इधर भी जाएगा। अब जरा देखिए, अब ड्यू टू सिमेट्री इधर I1 आ रहा है तो इधर से भी I1 आना है और इधर से भी I1 आना है, ठीक, गुड। जस्ट मैंने क्या कहा, आप इस फेस के क्रॉस अगर काट के निकाल दे तो अप साइड और डाउन साइड दोनों क्या है, एकदम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जैसा ऊपर करंट फ्लो करेगा वैसा नीचे, अब इधर I1 तो इधर भी I1, तो सिमेट्री की वजह से इधर I1 और इधर I1 आएगा। अब जरा देखिए ये I1 जब यहाँ पहुँचेगा और यहाँ भी I1 है तो ये I1 पूरा का पूरा इधर ही घूम जाएगा और ये I1 पूरा का पूरा इधर ही घूम जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये I1 इस वाले एज में कोई करंट नहीं देगा, कुछ भी करंट नहीं देगा, ठीक है।
ठीक, अब देखिए इस वाले लाइन से जो इसका रेजिस्टेंस होगा, इससे कोई करंट आ भी नहीं सकता। अगर आता तो क्या होगा, आने की वजह से भी तो डिस्टर्ब कर देगा। यानी क्या होगा, इस वाले कॉम्बिनेशन, इससे कोई ना करंट आएगा ना जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा करंट इससे फ्लो कर जाएगा, और इस वाले से जो करंट आएगा वो इसी से चलाएगा। मतलब ये वाली जो लाइन है इससे कोई करंट नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए इधर I1 गया, इधर I1 गया, और इधर मान लीजिए कुछ क्या चला गया, मान लिया I' चला गया, कुछ भी चला गया। अब अपना ये कहाँ से आएगा मुझे मतलब नहीं, मुझे क्या मतलब था, मुझे एक चीज़ देखना था, ये वायर और ये वायर का मेरे काम कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि करंट सिंपल इसमें से फ्लो कर जाएगा, और इससे करंट चाह के भी नहीं फ्लो करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि अगर इससे करंट फ्लो करेगा तो ये सिमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा बना सकता हूँ, ये वाले वायर और इस वाले वायर को मैंने निकाल दिया है अभी, जस्ट मैंने इसको काटा है ना, इसको काटा और इसको काटा। ठीक, तो उसको अगर मैं निकाल कर फेंक दूँ तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, बनेगा। ठीक, अब ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। ठीक, इसके बाद ये जब करंट ऐसे आएगा तो ये देखिए ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो सीरीज आर आर मिलके ये 2R बन जाएगा, ये आर आर मिलके ये 2R बन जाएगा, ये वाला आर ये वाला आर है, ये वाला आर ये वाला आर है। ठीक, अब ज़रा देखिए ये 2R मिलके क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, तो 2R का पैरेलल आर आएगा, फिर ये आर आर और ये भी आर क्या हो जाएगा सीरीज में, तो आर आर का क्या हो जाएगा 3R, तो ये 3R ये हुआ, ये आर आर का 2R ये हुआ, और ये आर आर 2R का ये हुआ। ठीक है, और ये 2R ये 2R और 3R फिर आपस में किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 लगा के हम जब सॉल्व करेंगे तो RAC आएगा कितना 6R/8 मतलब 3R/4। क्लियर है? सिंपल, ये उससे भी आसान था, ये वाला तो बहुत आसान था। ठीक, आपको ये सब क्वेश्चंस अगर पहले से नहीं आते हैं, अगर ये सब क्वेश्चन पहले से अगर आप नहीं जानते हैं करना, तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेटर आपने एक बार यहाँ पे देख लिया तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तुरंत कर लेंगे। ठीक, बस याद रखिएगा, डायगोनल सिमेट्री जब था AD के क्रॉस, तो उस टाइम क्या होता, करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमिनेट किया है। क्यों एलिमिनेट किया है आपके सामने जस्ट मैंने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, अब इन सबको मिला के थोड़ा सा ज्यादा कठिन होता है एच के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग, ये जो AB के अलॉन्ग होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ इन सब दोनों केस में क्या था कि यहाँ पे करंट एकदम मुझे बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड दिख गई इस केस में, और इस केस में क्या था, मुझे ये दोनों एज साफ हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री करंट अपने हिसाब से फ्लो कर गया। क्लियर है? लेकिन अब जो आता है आपका एच के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब क्यों दिक्कत करता है, ज़रा देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ भी अभी भी सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री, ज़रा देखिए, अगर मैं बोलूँ कैसे काट के बताऊँ, हाँ, यहाँ दो टाइप की सिमेट्री। देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये और ये सेक्शन अगर मैं बोलूँ, ये इसके फेस के डायगोनल से लेके ये अगर सेक्शन में ऐसे से काट दूँ तो उधर वाला पिरामिड और इधर वाला पिरामिड एक जैसा हुआ। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं इस लाइन को, ये लाइन यहाँ पे ऐसे ऊपर से फ्रंट साइड से टॉप साइड से चाकू रख के एकदम ऐसे ही काट दूं, तो जैसा इधर का स्ट्रक्चर निकलेगा वैसा उधर का स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या है, अगर मैं इसके मिड पॉइंट से ऐसे एकदम बीच में से स्लाइस हॉरिजॉन्टली काट दूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे काट दूं, तो ये अपर हाफ और नीचे हाफ वाला भी एक जैसा मिलेगा। ठीक है, इमेजिनेशन को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो बार बार इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब जरा देखिए, ड्यू टू सिमेट्री अगर मैं बोलूँगा, सपोज इससे करंट अगर गया मान लीजिए x, तो इससे भी करंट जाएगा x, ऑब्वियस है। ठीक, अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से अभी जैसे मैंने क्या कहा था, जैसा इधर गया वैसा इधर गया। क्यों? क्योंकि मैंने अप साइड से क्या किया, मैंने अप साइड से काटा था, ये डायगोनल के क्रॉस ऊपर से काटा, तो जैसा उधर का वैसा इधर का स्ट्रक्चर है, इसलिए दोनों को बराबर x एक्सिस डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब जरा देखिए, इस पॉइंट से अगर मैं मिड पॉइंट से हॉरिजॉन्टली काटूं तो जैसा अपर फेस होगा, अपर फेस, वैसा लोअर फेस वाला स्ट्रक्चर है। जरा देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक जैसा है, इसलिए अप साइड और डाउन साइड भी सिमेट्री यहाँ पे। तो अगर यहाँ से x जा रहा है तो यहाँ से भी x और x आएगा। ठीक, अब मान लीजिए एक करंट यहाँ से डायरेक्ट मैंने बोल दिया इसको y, क्योंकि इन दोनों के सिमेट्रिकल नहीं, इसलिए मैंने इसको बोल दिया y। क्लियर है? कोई दिक्कत? गुड। अब जरा देखिए, ये करंट यहाँ पहुंचा x, ये भी करंट यहाँ पहुंचा x। अब देखिए, सपोज यहाँ x पे जाने के बाद ये नीचे चला गया z करंट, नीचे कितना गया करंट, z करंट। अब सिंपल आ रहा है x, जा रहा है z, तो बच गया कितना, x माइनस z। सिंपल, आपके पास 10 रुपये, आपने 4 रुपये खर्चा कर दिया, 10 रुपये आया, 4 रुपये खर्चा कर दिया, बच गया कितना, 6 रुपये। तो जो बचेगा वहीं इधर जाएगा ना, तो आया x, गया z, तो बच गया कितना, x माइनस z, तो इधर जाएगा कितना, x माइनस z। ठीक,
अब ज़रा देखिए, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जब इधर से x माइनस जेड आ रहा है ऐसे, इधर से x माइनस जेड, तो इधर से क्या करेगा, जैसे इसका सिमेट्री है ना, ऊपर जैसा वैसा नीचे, तो इधर अगर जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, x माइनस जेड आएगा। ठीक, क्लियर है। अब ज़रा देखिए सेम यहाँ चीज़, अगर यहाँ z डाउन गया तो यहाँ भी z डाउन जाएगा, जब यहाँ z डाउन गया तो यहाँ भी कितना जाएगा, x माइनस जेड जेड आएगा, और ये x माइनस जेड और x माइनस जेड मिल के यहाँ पे कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस जेड। ठीक, और ये इधर गया x माइनस जेड, सिंपल सिमेट्री है। ठीक, अब ज़रा देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, गुड, 2x माइनस जेड आ रहा है तो सिंपल इधर x माइनस जेड, इधर x माइनस जेड, तो 2 आ रहा है, एक इधर जा रहा है। अब ये सब आपस में क्या होगा, एक सिंपल आपका सारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक अच्छा सा दिख गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें, अब इसमें कुछ नहीं आप कर सकते, आपको इसमें पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसा ऐसा मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एकदम जस्ट इसके पिछले लेक्चर में सिखाया था, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस किरचॉफ्स लॉ लगाना है। अब जरा शुरू कर दीजिए ए से बी तक के लिए। अब जरा देखिए, पहला इक्वेशन आपको मिला I इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, सिंपल, इधर गया x, इधर गया x, इधर गया y, तो आने वाला इक्वल टू जाने वाला, तो x प्लस वाई, तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई। ठीक, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या करिए आप, एक बार a से b डायरेक्ट मूव करिए स्ट्रेट, तो यहाँ से क्या मिला, va से मैं चला माइनस वाई इंटू आर, माइनस वाई इंटू आर, कहाँ पहुँच गया vb। ठीक, ये मेरा सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब ज़रा देखिए, एक मैं पाथ चूज करूंगा, यहाँ से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ से चला तो क्या हो जाएगा, va चला माइनस एक्स इंटू आर, फिर चला माइनस जेड इंटू आर, फिर चला माइनस एक्स इंटू आर, फिर कहाँ पहुँच गया vb। ये थर्ड इक्वेशन इस पाथ के लिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपके पास अननोन कितने हैं, आपके पास अननोन कितने हैं ज़रा देखिए, i है अननोन, x है अननोन, y है अननोन, z है अननोन, एंड va माइनस vb। जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो मैंने डिस्कस किया तो उसमें ऐसे क्वेश्चन किए हैं मैंने, तो आपको बेसिक चीज़ें मैंने सारी बताई कि कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, 1 2 3 4 5, ये 5 अननोन, यानी कि आपको मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए, 5 इक्वेशन चाहिए, तो आपके पास 1 2 3 इक्वेशन है, यानी कि चौथा इक्वेशन कैसे मिलेगा, चलो देखते हैं। एक पाथ ये चूज कर लिया मैंने, एक पाथ ये चूज कर लिया ऐसे। अब एक पाथ चूज करते हैं कहाँ से, थोड़ा लंबा पाथ कैसे चूज करें, यहाँ से चलते हैं ऐसे, फिर यहाँ से चलते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, फिर ऐसे ऐसे। ठीक, ओके। हाँ ठीक है, थोड़ा लंबा पाथ चूज कर लेते हैं, यहाँ से चले, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। ठीक, तो यहाँ से चले तो क्या हो जाएगा, va माइनस एक्स इंटू आर, फिर इधर चले माइनस एक्स माइनस जेड इंटू आर, फिर ऐसे चले माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस जेड इंटू आर, फिर इधर चले माइनस एक्स माइनस जेड इंटू आर, फिर चले ऐसे ऐसे ऐसे, तो माइनस एक्स इंटू आर, कहाँ पहुँच गए vb पे। ये चौथा इक्वेशन हो गया। ठीक, एक इक्वेशन कैसे और निकालना है, ये ऐसे मिला, और कोई पाथ बताइए, एक पाथ, दो पाथ, तीन पाथ, एक तो हाँ ठीक है, इसका कुछ इक्विवेलेंट भी तो एक होगा ना, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये होगा। जैसे देखिए सेम ये v है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये i को ये v, और इसका इक्विवेलेंट मान लीजिए, तो इसके लिए इक्वेशन यहाँ से क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, यहाँ से एक मिल गया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मुझे आर इक्वलेंट ही चाहिए था ना, तो v को मैं क्या ले सकता हूँ, va माइनस वी बी, v इज इक्वल टू सिंपल va माइनस वी बी, तो एक इक्वेशन ये भी बन जाएगा, और ये 4 इक्वेशन आपसे ये बन गए, तो टोटल 5 इक्वेशन है। सॉरी थोड़ा सा वीडियो छोड़िए, टोटल 5 इक्वेशन है। जब सॉल्व इसको कर लेंगे तो आपका रिजल्टेंट आएगा, मुझे आंसर याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका रिजल्टेंट आएगा आर इक्वलेंट आ जाएगा डायरेक्ट 7/12 आर। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद ही रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके, ठीक, थैंक यू।